नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर 8 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और इसके खिलाफ जारी टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक गुरुवार शाम को 6:30 बजे होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते भर के अंदर दूसरी बैठक करने जा रहे हैं। दोस्तों एक दिन पहले ही 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के ताजा संक्रमण के दौर से निपटने के लिए राज्यों को कड़े और व्यापक कदम उठाने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजापुर नक्सली हमले में घायल जवानों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। कहा आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में घायल जवानों से रायपुर के अस्पताल में मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने राज्य में शनिवार को नक्सली हमले में मारे गए 22 जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार नक्सलियों द्वारा पैदा की गई अशांति के खिलाफ मौजूदा लड़ाई को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सामना करते वक्त शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को जगदलपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की। देश आपके शौर्य और बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा। पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है। अशांति के विरुद्ध इस लड़ाई को हम तार्किक अंजाम तक ले जाने के लिए संकल्पित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेस्ट बंगाल टीएमसी का प्रचार करने पहुंची जया बच्चन। जेपी नड्डा बोले यूपी में तो कभी दर्शन नहीं हुए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण का प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। सोमवार को जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा ने कोलकाता के टोलीगंज इलाके में रोड शो किया, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री और सपा सांसद जया बच्चन ने टीएमसी के समर्थन में प्रचार किया। रोड शो के दौरान नड्डा ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल की जनता आजाद होना चाहती है, गुंडागर्दी और कटमनी से मुक्ति चाहती है, ममता बनर्जी को नमस्कार करना चाहती है। बंगाल की जनता मन बना चुकी है। इस बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी। इतना ही नहीं, नड्डा ने टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आई जया बच्चन पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। उत्तर प्रदेश से वे आती है, जहां का मैं चुनाव प्रभारी था, वहां तो उनके दर्शन नहीं हुए। खैर उनका भी स्वागत है। वहीं दोस्तों जया बच्चन ने ममता बनर्जी के समर्थन में रैली की। उन्होंने कहा कि मैं एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर यहां तृणमूल के लिए प्रचार करने आई हूं। ममता बनर्जी बंगाल में लोकतंत्र के लिए अकेले लड़ाई लड़ रही है। उनका पैर टूट गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है। वह बंगाल के लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ रही है। यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। जो उनकी आलोचना करते हैं उनके लिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी, शर्म करो, शर्म करो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम विधानसभा चुनाव में हुई भारी गड़बड़ी। पोलिंग बूथ में दर्ज थे केवल 90 मतदाता, वोट डल गए लेकिन 181। 6 पोलिंग बूथ अफसरों को कर दिया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने असम में 6 पोलिंग अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। ईसीआई ने यह खुलासा होने के बाद यह कार्यवाही की है। दिशा हसाओ जिले के एक बूथ में केवल 90 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जबकि यहां 1181 वोट डाले गए हैं। हाफलांग विधानसभा क्षेत्र के इस बूथ में दूसरे चरण के अंतर्गत 1 अप्रैल को वोट डाले गए थे। वर्ष 2016 के चुनाव में यहां से बीजेपी के वीरभद्र हगरेज ने जीत हासिल की थी। इस दौरान 74% वोट डाले गए थे। दोस्तों चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीठासीन और फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उन्होंने मुख्य पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर्ड वोटरों को भी इस सहायक पोलिंग स्टेशन में वोट डालने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एंटीलिया केस में नया खुलासा। वजह के वसूली कारोबार में पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर भी हैं हिस्सेदार। करोड़ों का हुआ पेमेंट, एनआईए को मिले सबूत। जी हां दोस्तों, एंटीलिया और मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को कई नए सबूत मिले हैं। यह सबूत निलंबित पुलिस अफसर सचिन वजह के वसूली कारोबार से जुड़े हैं। एनआईए के मुताबिक वसूली के कारोबार में पुलिस और प्रशासन के कुछ टॉप अफसर भी शामिल थे। वजह ने इन अफसरों को पेमेंट
पेमेंट किया था और इस भुगतान के दस्तावेज एनआईए को मिले हैं। गिरगांव स्थित एक क्लब पर छापे के दौरान यह सबूत एनआईए के हाथ लगे। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट और अफसर को एक महीने में वजह ने कितना पेमेंट किया था। हर नाम के सामने पेमेंट की रकम लिखी हुई है। कई पेमेंट करोड़ों में है। एनआईए के मुताबिक ये रिश्वत की रकम हो सकती है। इन अफसरों में 2 निरीक्षक, एक पुलिस उपायुक्त और एक डिप्टी कमिश्नर लेवल का पूर्व अधिकारी भी शामिल है। इनमें से 3 से पूछताछ भी की जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 100 करोड़ की उगाही मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे असाधारण मामला बताया और कहा कि परमबीर सिंह के आरोप बहुत गंभीर हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है। मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है और सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे केस में अगर लोकल पुलिस जांच करेगी तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करके उन्हें पहुंचाए। इसके साथ ही परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीएआईएल फाइल की थी, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों के लिए सीबीआई जांच की मांग भी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने दे दिया गृह मंत्री पद से इस्तीफा, दिलीप पाटिल होंगे नए गृह मंत्री। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है और अब इस मामले में हाई लेवल मीटिंग के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों महाराष्ट्र के अब नए गृह मंत्री दिलीप पाटिल होंगे, वह भी एनसीपी पार्टी से ही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका, महंगा हो गया है घर खरीदना। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने घर खरीदारों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है, यानी कि घर खरीदने पर अब आपको पहले की तुलना में ज्यादा ईएमआई देनी होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब बैंक की नई ब्याज दरें 6.95% हो गई है। वही बैंक 31 मार्च तक 6.70% की ब्याज दरों पर होम लोन दे रहा था। एसबीआई ने सीमित अवधि के लिए 70 लाख रुपए तक का होम लोन 6.70% ब्याज पर देने की पेशकश की थी। वहीं 75 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के होम लोन पर ब्याज दर 6.75% थी, जिसे अब बढ़ाकर 6.95% कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों इसमें 0.25% बेसिक पॉइंट की वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 45 से कम उम्र के लोगों को टीका, दिल्ली के अस्पताल में फर्जीवाड़े पर केंद्र का आप सरकार को पत्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में 45 वर्ष से नीचे की उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाने का मामला सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को इस बारे में पत्र लिखकर संज्ञान लेने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में बने टीकाकरण केंद्र में अनियमितता बरतते हुए गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है और शासनादेश के खिलाफ 45 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि नेहरू नगर स्थित विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, न्यूरो एंड अलाइंड साइंसेज में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती गई। यह इंस्टीट्यूट निजी टीकाकरण केंद्र के रूप में संचालित हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि VIMHANS 45 साल से कम उम्र के लोगों का स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के रूप में रजिस्ट्रेशन कर रहा है और अनियमितता बरतते हुए वैक्सीन का टीका लगा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रिटेन की नई रणनीति, सभी एडल्ट की फ्री जांच की सुविधा का ऐलान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार ने बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए सोमवार को नई रणनीति की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक इंग्लैंड में रहने वाले सभी लोग शुक्रवार से सप्ताह में 2 बार मुफ्त और तुरंत कोविड-19 की जांच करा सकेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटिश जनता को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़ी पहल करनी होगी। चूंकि हम टीकाकरण कार्यक्रम में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और सतर्कता पूर्वक पाबंदियों को हटाने की कार्य योजना पर काम चल रहा है, ऐसे में नियमित जांच और अहम है। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कोशिशें बेकार नहीं जाएं।
उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हम पूरे इंग्लैंड में सभी के लिए अब मुफ्त रैपिड जांच की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे महामारी को रोकने और उस पर नजर रखने में हमारी मदद होगी। इससे हम अपने प्रियजनों को देख सकेंगे और उन कार्यों का आनंद ले सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 13,13,42,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28,53,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक 3,07,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में ब्राजील, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, स्पेन ऐसे देश हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज़ अभी तक पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,25,89,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,65,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 30,10,000 से कहीं ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलपीजी कीमतों पर मिलने वाली है खुशखबरी, पेट्रोलियम मंत्री का इशारा, अभी और घटेंगे दाम। जी हां दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिल सकती है। 2 महीनों में 125 रुपए तक महंगा होने के बाद 1 अप्रैल को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 10 रुपए की इसमें कटौती की थी। हालांकि यह कटौती कोई ज्यादा कटौती नहीं है, लेकिन दोस्तों अब कीमतों में कटौती की ओर एक और उम्मीद जगी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे की कीमत में कमी आने के संकेत दिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोलकाता में धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें अब कम होना शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में इनमें और कमी आएंगी। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि हमने पहले भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में कमी का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि केंद्र सरकार टैक्स में कमी करेगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश के हैं आसार, आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में 5 से 9 अप्रैल के बीच बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की बात कही है। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगले 24 घंटे से पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बूंदाबांदी से लेकर जोरदार बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं दोस्तों राजस्थान की बात की जाए तो वेस्ट राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिन गर्म हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरह अगले 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, गोल्ड की कीमतों में आज आई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में आई लगातार तेजी के बाद हफ्ते के पहले दिन गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का दाम 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 44,964 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 64,438 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले 15 सालों तक सत्ता में बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, संविधान में किया बड़ा फेरबदल। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अगले 15 साल तक सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने सोमवार को उस बिल पर साइन कर दिए जिसमें उन्हें वर्ष 2036 तक सत्ता में बने रहने का अधिकार दिया गया है। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बतौर राष्ट्रपति पुतिन का यह लगातार दूसरा और कुल मिलाकर चौथा कार्यकाल है।
वर्तमान संविधान के मुताबिक उन्हें 2024 में सत्ता छोड़नी थी, लेकिन अब संविधान में संशोधन की वजह से वे अगले 15 साल और अपने पद पर बने रह सकेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल देश में एक जनमत संग्रह करवाया था, जिसमें उन्हें 6 साल के 2 और कार्यकाल की छूट दी गई थी। भारी विरोध के बीच हुए मतदान में पुतिन ने भारी मतों से जीत का दावा किया था। उसके बाद यह प्रस्ताव रूसी संसद के जरिए होते हुए राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2024 के बाद रूसी राष्ट्रपति के लिए 6 साल का कार्यकाल होगा। अगर पुतिन दोनों बार जीत हासिल कर लेते हैं तो वे 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेस्ला में 10,000 लोगों के लिए निकली वैकेंसी, बिना डिग्री मिलेगी जॉब, एलन मस्क ने दिया ऑफर। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क हमेशा कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने टेक्सास के ऑस्टिन की गीगा फैक्ट्री में बम्पर नौकरी का ऑफर निकाला है। इस फैक्ट्री में काम करने के लिए साल 2022 तक 10,000 से ज्यादा लोगों की भर्ती की जानी है। दोस्तों, इस जॉब ऑफर में खास बात यह है कि टेस्ला ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें किसी कॉलेज की डिग्री नहीं मांगी गई है। कैंडिडेट्स हाई स्कूल पास करने के तुरंत बाद ही इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हाई स्कूल पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में यह जानकारी शेयर की है। एलन मस्क ने टेस्ला ओनर्स ऑफ ऑस्टिन के ट्वीट को साझा किया। एलन मस्क कॉलेज की पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उनका मानना है कि कॉलेज में कभी कुछ नया नहीं पढ़ाया जाता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राजस्थान में नहीं मिलेगी एंट्री, सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अंतर राज्य और अंतर जिला यात्राओं पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य से बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में एंट्री से पहले 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्लास 1 से 9 तक नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल और जिम को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण के रचनाकार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं रामायण के रचनाकार का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।